नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है और मेमोरी बेस्ड भी। नीट में क्वेश्चंस अक्सर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स और लिपिड्स से आते हैं। इसलिए आज का एम सिंपल है, 20 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करना, एक स्मूथ कॉन्सेप्चुअल फ्लो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें जनरली कार्बन प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म दोनों में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं, लिविंग टिश्यू का केमिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। लिविंग टिश्यू का एनालिसिस जनरली दो तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनिक एनालिसिस और इनऑर्गेनिक एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस की। इस प्रोसेस में लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड TCA के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद मिक्सचर दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। पहला फ्रैक्शन होता है एसिड सॉल्युबल पूल। जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर होकर सोल्यूशन में आ जाते हैं उन्हें एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। इनका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए इन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स में अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा फ्रैक्शन होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर से पास नहीं होते और रेजिड्यू के फॉर्म में रह जाते हैं उन्हें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। ये जनरली मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, लिपिड्स। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर साइज एक्चुअली स्मॉल होता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ग्राइंडिंग के दौरान ये मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स बना देते हैं जो फिल्टर से पास नहीं हो पाते। इसी वजह से लिपिड्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, लेकिन टेक्निकली ये ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं होते और ट्रू पॉलीमर्स भी नहीं होते। अब चलिए इनऑर्गेनिक एनालिसिस को समझते हैं। इस मेथड में टिश्यू को पहले वे किया जाता है, फिर टिश्यू को कंप्लीटली ड्राई करके बर्न किया जाता है। बर्निंग के बाद जो ऐश रेजिड्यू बचता है उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स डिटेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ NCERT में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी दिया गया है, एलिमेंट्स इन लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग मैटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, जबकि अर्थ क्रस्ट में रिलेटिवली ज्यादा क्वांटिटी सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम की मिलती है। अब चलिए बायोमॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल ग्रुप्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स एक्चुअली प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर तीन मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमीनो ग्रुप दैट इज NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH और वेरिएबल R ग्रुप। ये R ग्रुप ही डिटरमिन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। एग्जाम्पल्स में ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन इंक्लूड होते हैं। टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सोल्यूशन में अमीनो एसिड्स एक स्पेशल आयोनिक फॉर्म बना लेते हैं जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से अमीनो एसिड्स डिफरेंट pH कंडीशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अमीनो एसिड्स को उनके R ग्रुप के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में एग्जाम्पल्स हैं फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। एसिडिक अमीनो एसिड्स में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स में लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन इंक्लूड होते हैं। अब चलिए लिपिड्स को समझते हैं। लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये यूजुअली फैटी एसिड्स और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिपिड्स ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते। फैटी एसिड्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स हैं पैल्मेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वन या मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ओलिक एसिड और लिनोइलिक एसिड। जब ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स कंबाइन करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। ये बॉडी में फैट स्टोरेज का मेजर फॉर्म होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर में एक फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो फॉस्फोलिपिड बनता है। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है लेसिथिन। अब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अमीनो एसिड्स और शुगर्स। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म में नहीं होता। एग्जाम्पल्स में अल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स और टॉक्सिन्स इंक्लूड होते हैं। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ऑफन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये सिंगल शुगर यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस। जब टू मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करते हैं तो डाइसैकेराइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अगर मल्टीपल शुगर यूनिट्स पॉलीमराइज हो जाएं तो पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स को समझते हैं। प्लांट्स में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। एनिमल्स में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन, जो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का मेजर कॉम्पोनेंट होता है और ये बीटा ग्लूकोज पॉलीमर होता है। चाइटिन आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है और फंगाई के सेल वॉल में भी मिलता है। अब चलिए न्यूक्लिक एसिड्स को समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अगर स्ट्रक्चर में सिर्फ शुगर और बेस हो तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और अगर शुगर, बेस और फॉस्फेट तीनों प्रेजेंट हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्यूरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले बेसिस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले बेसिस होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। डीएनए में बेसिस होते हैं ए, टी, जी, सी, जबकि आरएनए में ए, यू, जी, सी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स एक्चुअली अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पैटर्न्स डेवलप होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन का 3 डिमेंशनल फोल्डिंग डेवलप होता है और इसी स्टेज पर प्रोटीन फंक्शनल होता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। अब चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की रेट इंक्रीज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। एंजाइम एक्शन जनरली एक सीक्वेंस फॉलो करता है। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर रिएक्शन के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। एंजाइम एक्टिविटी पर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो सकता है। पीएच भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एसिडिक पीएच पर बेस्ट वर्क करता है, जबकि ट्रिप्सिन अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक स्टेज पर रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए माइकेलिस कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कभी कभी एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट भी किया जा सकता है। अगर सबस्ट्रेट जैसा मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाए तो उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है मैलोनेट इनहिबिटिंग सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कुछ एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है, जिसे कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स के टाइप्स होते हैं कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और मेटल आयंस। जब प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर कंबाइन करते हैं तो एक्टिव एंजाइम फॉर्म होता है, जिसे होलो एंजाइम कहते हैं। और इसी के साथ कंप्लीट होता है बायोमॉलिक्यूल्स वन शॉट रिवीजन। तो चैंपियंस, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर और यूजफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि जो कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में थे उन्हें सिंपल और फास्ट वे में आप तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेडविजन को बेटर बनाता है। और हाँ, हमारा गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, जहां हम मिलकर नीट बायोलॉजी को सिंपल और पावरफुल बनाएंगे।
अगर आप नीट 2026 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडविजन चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट जरूर बनिए। मैं हूं डॉक्टर आर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, keep learning, keep revising, and stay focused.